लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा था इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम का। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस की डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। द प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस। अब अंडर एग्जीक्यूशन आप किस किस को चीज को अंडर एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं? अंडर एग्जीक्यूशन के लिए इट शुड रिसाइड इन द मेन मेमोरी। ओके, मतलब जो आपका प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी के अंदर होना चाहिए। इट should reside in the main memory. Okay, next thing, it occupy CPU to execute the instructions। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका प्रोग्राम है वो ऑक्यूपाई करना चाहिए सीपीयू को, मतलब उसे को सीपीयू को ऑक्यूपाई करना है अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, पहली बात तो कि वो मेन मेमोरी के अंदर होना चाहिए, दूसरा उसे मतलब सीपीयू मिलना चाहिए ताकि वो अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। तीसरा पॉइंट है वो एक्टिव स्टेट में होना चाहिए और डायनेमिक इन नेचर होना चाहिए, मतलब रीलोकेटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे स्टैटिक स्टैटिक एड्रेस बाइंडिंग कर रहे हैं, रन टाइम पे भी वो रीलोकेटेबल होना चाहिए, तभी उसे हम प्रोसेस कह सकते हैं, वरना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और ये सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। ओके, तो एट्रीब्यूट्स हम देख लेते हैं ऑफ प्रोसेस। एक एट्रीब्यूट के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, मतलब उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है। सबसे पहले देखते हैं हम प्रोसेस आईडी। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया जाता है प्रोसेस को जब प्रोसेस क्रिएट होता है। तो इसे आप इसकी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। इट इज एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज असाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एट द टाइम ऑफ प्रोसेस क्रिएशन। अब देख लेते हैं प्रोसेस स्टेट क्या होती है। ये एक इंडिकेटर होता है जो हमें ये बताता है हमारा जो प्रोसेस है वो किस स्टेट में है। तो जब हम आगे अभी प्रोसेस स्टेट डायग्राम समझेंगे ना, तब आपको पता लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रायोरिटी किसे बोलते हैं? प्रायोरिटी ये एक पैरामीटर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया जाता है जब प्रोसेस क्रिएट होता है। आप इसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। इट इज एन पैरामीटर गिवन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एट द टाइम ऑफ प्रोसेस क्रिएशन। ओके, प्रोग्राम काउंटर ये हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, जो हमारी करंट इंस्ट्रक्शन है उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कैसे? एक प्रोग्राम है, मान लीजिए पीजी एक प्रोग्राम है, इसके अंदर i1, i2, i3, i4, i5 बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है ऐसे। ठीक है, एग्जीक्यूट करते करते अभी थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तो जो प्रोग्राम काउंटर होगा वो i4 का एड्रेस, जो एड्रेस होता है उसे स्टोर करके रखेगा। वो स्टोर क्यों करके रखेगा? जब हम प्रियम्पशन आती है या मान लो यहां से हमने एक फंक्शन कॉल करा, मान लो i3 जो है वो एक फंक्शन कॉल है एक फंक्शन पे, फंक्शन f3 पे। तो जब फंक्शन f3 कंप्लीट हो तो हमारा कंट्रोल वापस i4 पे ही वापस आए, तो उसे इंश्योर करने के लिए हमारा प्रोग्राम काउंटर यूज होता है और इसके बहुत सारे यूजेस हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद आता है जनरल पर्पस रजिस्टर। ये एक स्पेशल ग्रुप ऑफ रजिस्टर होता है जो कि यूज होता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने में, मतलब कैलकुलेट करने में। ये यूज होता है प्रोसेसर के द्वारा। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, ये सारी लिस्ट है कि आपके प्रोसेस ने कौन कौन सी फाइल्स को ओपन करा है। लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस, कौन कौन सी डिवाइसेस को ओपन करा है। प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, मतलब प्रोटेक्शन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन के लिए जो आपके पास पैरिटी बिट्स गिवन है, अलग अलग हमारी प्रोटेक्शन बिट्स गिवन होती हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ओके, ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके, कॉन्टेक्स्ट, जितने भी कॉन्टेक्स्ट होते हैं ना, मतलब आप समझ गए होंगे, जो भी एट्रीब्यूट होते हैं प्रोसेस के उसे हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, मतलब वो कहलाते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। और जितने भी कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो पीसीबी के अंदर स्टोर होते हैं। पीसीबी, पीसीबी क्या स्टैंड करता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ओके, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक।
अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक दिखता कैसे है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऐसा दिखता है कुछ, मतलब यहाँ आपकी प्रोसेस आईडी होती है, यहाँ आपका प्रोसेस स्टेट होता है, यहाँ आपकी प्रायोरिटी पैरामीटर स्टोर होता है, यहाँ आपके जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, यहाँ आपका प्रोग्राम काउंटर हो गया, यहाँ आपकी लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स हो गई, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस हो गए, प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन हो गई। ये जो कंप्लीट ग्रुप है इसे हम बोलते हैं पीसीबी। अब हर एक प्रोसेस का अपना खुद का एक पीसीबी होता है, मतलब एवरी प्रोसेस हैव इट्स ओन पीसीबी। ओके, उसके बाद जो पीसीबी होता है वो मेन मेमोरी में रिसाइड करता है, मतलब जो आप प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस पीसीबी के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो जो पीसीबी होगा वो आपका मेन मेमोरी के अंदर रिसाइड करेगा। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा कि हर एक प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होता है, मतलब ईच प्रोसेस हैव इट्स ओन पीसीबी एंड द पीसीबी मस्ट बी रिसाइड इन द मेन मेमोरी। ओके, द लास्ट पॉइंट, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन हो सकता है, जिससे कोई भी आपसे पूछ सकता है। जो पीसीबी इंप्लीमेंटेशन है वो कैसे किया जाता है? जो पीसीबी इंप्लीमेंटेशन है वो डबल लिंक लिस्ट के द्वारा किया जाता है। तो द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीसीबी इज डन बाय डबल लिंक लिस्ट। ओके, प्रोसेस स्टेट डायग्राम। ओके, प्रोसेस स्टेट डायग्राम डोंट ड्रॉ इट। ओके, जब प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है, जब क्रिएट हो रहा होता है तो वो होता है न्यू स्टेट में। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक प्रोसेस P1 क्रिएशन में अभी, जब क्रिएट हो जाता है, जब मतलब क्रिएशन कंप्लीट हो चुकी है उसकी, तब वो जाता है न्यू से रेडी स्टेट में। अब जो न्यू से रेडी स्टेट में ले जाने का काम है वो करता है आपका LTS, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, वो एक प्रोसेस जो क्रिएट हो चुका है उसे न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लेके जाता है। ठीक है, प्रोसेस यहां से यहां ले गया। अब मान लीजिए प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर, रेडी स्टेट के अंदर एक रेडी क्यू होती है। ठीक है, रेडी क्यू के अंदर जैसे कि आप नाम से ही पता लग रहा है, क्यू मतलब एक से ज्यादा चीजें होंगी, क्यू है उसकी मतलब एक लाइन है। तो यहाँ आपकी रेडी क्यू है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं। मान लीजिए प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 5 है, प्रोसेस 7 है, ऐसे करके बहुत सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से एक प्रोसेस को सेलेक्ट करा जाता है। अब वो सिलेक्शन का काम कौन करता है? सिलेक्शन का काम करता है आपका STS, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका सेलेक्ट करता है यहां से इन प्रोसेसेस में से किसी एक प्रोसेस को, उसकी प्रायोरिटी और अलग अलग फैक्टर्स होते हैं वो हम आगे सीपीयू शेड्यूलिंग में पढ़ेंगे। उस उनके बेसिस पे कोई एक प्रोसेस को सेलेक्ट करता है, उसके बाद उस प्रोसेस को रेडी से रन में भेज देता है। अब यहां से यहां ले जाने का काम कौन करता है? वो कहता है डिस्पैच्ड या डिस्पैचर। ओके, डिस्पैचर जो होता है वो रेडी स्टेट से रन स्टेट में लेके जाता है। अब रन स्टेट के अंदर होता है आपका सीपीयू। ओके, रन स्टेट के अंदर आपका सीपीयू है, तो उस प्रोसेस को सीपीयू चाहिए अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I3 है, I4 है, ऐसे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है। अब यहां दो केस बनते हैं, या तो उस प्रोसेस को आईओ डिवाइसेस चाहिए होंगे या नहीं चाहिए होंगे। अगर नहीं चाहिए होंगे वो डायरेक्टली एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब किल हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसे आईओ चाहिए, I4 पिक के बाद उसे आईओ ऑपरेशन चाहिए, वो कुछ इनपुट लेना चाहता है या आउटपुट देना चाहता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो प्रोसेस रन से वेट स्टेट में चला जाएगा। ओके, जब उसे आईओ रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं आईओ रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद जब आईओ कंप्लीट हो जाएगी, आईओ कंप्लीट हो जाएगी तो वो वेट से रेडी क्यू में वापस चला जाएगा। ठीक है, वेट से रेडी क्यू में वापस चला गया। अब जब रेडी क्यू में चला गया फिर दोबारा वो क्यू में लगेगा, फिर दोबारा उसके सारे फैक्टर को मेजर करते हुए एसटीएस शेड्यूल करेगा। ठीक है, यहां जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है एक मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग एक टर्म होती है। अब तक मैंने जो आपको समझाया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समझाया कि यहां से यहां गया, यहां से यहां चला गया। अब जब मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, जब वो प्रोसेस
रन स्टेट से वेट स्टेट में जाएगा तो हमारा जो सीपीयू है वो आइडल स्टेट में है, मतलब जो रन स्टेट है वो फ्री है। तो हमें फ्री नहीं रहने देनी है इस पर्टिकुलर टाइम पे। हम एक यहां से एसटीएस एक और प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा, फिर उसे डिस्पैच करेगा, डिस्पैचर के थ्रू डिस्पैच करेगा रन स्टेट में। तो एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस हैं हमारे सिस्टम में, रेडी स्टेट में रह ही सकते हैं, ठीक है, और एक साथ एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टीटास्किंग, जो मल्टीटास्किंग हमारा होता है, मल्टीटास्किंग में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि एक टाइम क्वांटम होता है या टाइम स्लाइस होती है या टाइम स्लॉट होता है। मैं टाइम क्वांटम लिख रहा हूं। हर एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट होता है हर एक प्रोसेस को, जो उसे परफॉर्म करना होता है रन स्टेट में। अगर उसके अंदर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो टर्मिनेट हो जाता है, अगर नहीं होता तो वो दोबारा रेडी क्यू में आके वेट करेगा। तो डायरेक्टली तो आ नहीं सकता, तो हमें यहाँ एक और एच देनी पड़ेगी, जिसे हम लिखना पड़ेगा प्रियम्पशन। ओके, प्रियम्पशन लिख लीजिएगा, प्रियम्पशन। ओके, उसके बाद जब ये यहां से प्रियम्प्ट हो चुका है तो आपका मल्टीटास्किंग भी हो गया। अब एक नई टर्मिनोलॉजी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब मान लीजिए, एक ये चीज जान लीजिए आप, शायद मैंने नहीं बताई होगी पहले, रेडी स्टेट, रन स्टेट और ब्लॉक स्टेट, ये रिप्रेजेंट करती है मेन मेमोरी को। मतलब अगर कोई प्रोसेस इन तीनों स्टेट के अंदर है तो वो मेन मेमोरी के अंदर है। ओके, अब जैसे कि हम सभी जानते हैं मेमोरी लिमिटेड होती है, मेन मेमोरी लिमिटेड होती है, बहुत छोटी होती है, सेकेंडरी मेमोरी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है। तो मेन मेमोरी लिमिटेड होती है। अगर हम बहुत सारे प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ एलटीएस है, एलटीएस को आपने इस तरह से कम, मतलब एलटीएस को इस तरह से प्रोग्राम करा गया है कि उसे हाई थ्रोपुट के लिए प्रोग्राम करा गया है, मतलब वो हाई थ्रोपुट देना चाहता है। तो वो लगातार प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा मेन मेमोरी के अंदर, इंट्रोड्यूस देता रहेगा रेडी क्यू के अंदर, देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। एक सर्टेन टाइम के बाद रेडी क्यू फिल हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली फिल हो जाएगा। वो उसके बावजूद भी देना चाहता है लेकिन नहीं दे सकता। तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रोसेस लॉस्ट ना हो तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो नई स्टेट को इंट्रोड्यूस करता है इस केस में, जो कि आपकी सस्पेंडेड रेडी स्टेट। अगर वो रेडी क्यू में है, ठीक है, आपको मेन मेमोरी में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं लगातार और एलटीएस अभी भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो रेडी क्यू में से कुछ प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये जो एरो जा रही है, सस्पेंड कर दिया जाएगा, सस्पेंड, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में। अब सस्पेंड कौन करेगा, ठीक है, जो सस्पेंड करेगा वो आपका करेगा एम टी एस, मिड टर्म शेड्यूलर। जो आपका मिड टर्म शेड्यूलर है ना, वो इसे सस्पेंड करेगा। ओके, एमटीएस। अब जब मान लीजिए मेमोरी अवेलेबल हो गई, मतलब यहां जो टास्क थे उन्हें सीपीयू मिला, उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया, अब आपके पास फ्री मेमोरी है, तो एमटीएस ही उन्हें रिज्यूम करेगा, रिज्यूम्ड। ओके, तो एमटीएस ने सस्पेंड किया, एमटीएस ने रिज्यूम कर दिया। अब सेम केस होता है आपका वेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब उसे आईओ रिक्वेस्ट होगी, तो मतलब यहाँ आपके आईओ डिवाइस जो है वो यहाँ लाई करते हैं, जितने भी आपके आईओ डिवाइसेस हैं। अब आईओ डिवाइस भी लिमिटेड होते हैं, आपको बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ आईओ चाहिए, तो क्या होगा, ओएस उन्हें भी सस्पेंड कर देगा। अब ये भी सस्पेंशन जो होगी वो एमटीएस के द्वारा होगी, मतलब मिड टर्म शेड्यूलर के द्वारा होगी। तो ये हो गया आपका सस्पेंड और ये आपका हो गया रिज्यूम्ड। जब आपके पास आईओ, आईओ के लिए आईओ नहीं थे आपके पास अवेलेबल, तो आपने सस्पेंड कर दिया, और जब आपके पास आईओ अवेलेबल हो गए तो आपने रिज्यूम कर दिया दोबारा वेट में। अब जैसे मान लीजिए यहां एक सिनेरियो है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मेरे मेरे हिसाब से। अगर मान लीजिए उसने आईओ अपना कंप्लीट कर लिया है, मतलब एक प्रोसेस है जो यहां है, उसने अपना आईओ कंप्लीट भी कर लिया है, वो बस यहां जाना चाहता था, लेकिन उसकी प्रायोरिटी बहुत कम थी, उस प्रोसेस की प्रायोरिटी बहुत कम थी, तो उसे सस्पेंडेड वेट स्टेट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो अब वो यहां से कहां जाए, मतलब उसका आईओ जो रिक्वायरमेंट थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो आईओ ब्लॉक स्टेट में करेगा क्या, मतलब ब्लॉक स्टेट में वो करेगा क्या, तो उसे यहां से निकाल के यहां
सस्पेंडेड रेडी स्टेट में डाल दिया था। और ये कब होता है? आयो कंप्लीटेड। रिसोर्स अभी भी लिमिटेड ही है, रिसोर्स अभी भी लिमिटेड ही है, तो उसे सस्पेंडेड रेडी स्टेट में इंट्रोड्यूस करा जाता है ताकि वो डायरेक्टली वहां से अपनी रेडी स्टेट में चला जाए। तो हमने यहाँ 3-4 टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, एमटीएस, एलटीएस, एसटीएस, डिस्पैचर, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रन स्टेट। और ये रेडी स्टेट, रन स्टेट और वेट स्टेट जो होती हैं ये आपकी मेन मेमोरी के अंदर रिसाइड करती हैं, ठीक है। जो आपका सीपीयू होता है वो रन स्टेट के अंदर रिसाइड करता है। अब मैं इन सबको आपको नोट डाउन करवा देता हूं, आप थोड़ा साफ सी जगह में इस डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिए। ये जो मैंने सर्कल करे हैं ये ना बनाए, बस ये डायग्राम बनाए, और जो ये ट्रांजेक्शन एरोज है इन्हें जरूर बनाए, और ये जो नाम है ये जरूर नोट डाउन कीजिएगा। एमटीएस हो गया, रिज्यूम्ड हो गया, सस्पेंडेड हो गया। ओके, आप वो नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट्स जो आपको मतलब नोट्स में लिखने हैं। इसलिए मैंने पूरा स्टेट डायग्राम समझा दिया है, उस वीडियो को आप अगर एक बार में समझना है 2 बार देखें, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। इनिशियली द प्रोसेस इज इन न्यू स्टेट while it is creating, okay, when it created it moves from new state to ready state, and the transition is performed by LTS, long term scheduler. Okay, there are multiple process waiting in ready state. Okay, one of the process is selected by STS and it dispatched to run state. It dispatched to run state to occupy CPU to execute its instruction. While execution, if it require IO operation, yeah, IO devices, so it moves from run state to blocked state. While performing block state means while performing IO operation, if there is a lack of resources, so it moves from blocked state to suspended blocked state. Okay, if it completes IO operation completed, then it moves from blocked state to ready state. The same lack of memory occur in suspended ready. If there is a lack of memory, then some process is suspended from ready state to suspended ready state, and when the memory is available, so some process are resumed from suspended ready state to ready state to perform its execution. Okay, after that, if it completes its execution, so it terminates. Whenever the process is residing in ready state, run state and blocked state, so it is in main memory. Okay, when it is residing in suspended ready and suspended blocked state, so it reside in secondary memory. There are two kind of process have two kinds: CPU bound process and IO bound process. CPU bound process, the process which require more amount of CPU time are called CPU bound process. इस स्टेटमेंट से आप क्या समझे? जो प्रोसेस ज्यादा टाइम बिताए सीपीयू के अंदर, उस प्रोसेस का हम कहते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस। तो इससे आपने कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या निकाल सकते हो? द प्रोसेस स्पेंड मोर टाइम in run state. Okay, the process spend more time in run state. अब IO bound process, the process which require more amount of IO time
आर कॉल्ड आयो बाउंड प्रोसेस। जिनको ज्यादा इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट हो तो उन्हें हम आयो बाउंड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हैं? दीज प्रोसेस स्पेंड मोर टाइम इन ब्लॉक स्टेट। Okay, degree of multiprogramming, right? Okay, the number of process present in the main memory at any point of time is called degree of multiprogramming। मतलब एक point of time में जितने number of process present हैं main memory के अंदर उसे हम कहेंगे degree of multiprogramming। एक example ले लेते हैं। एग्जाम्पल रेडी स्टेट मान लीजिए, एक रेडी स्टेट है, रन स्टेट है, और यहाँ आपका ब्लॉक स्टेट है। ठीक है, तीन प्रोसेस आपके यहाँ है, P1, P2, P3। एक प्रोसेस रन कर रहा है P4। तीन प्रोसेस आपके यहाँ है, P5, P6, P7। ठीक है, और मान लीजिए आपके एक सस्पेंडेड रेडी स्टेट है, उसके अंदर दो प्रोसेस हैं, Px और Py। यहाँ भी आपका एक प्रोसेस है सस्पेंडेड ब्लॉक में। Pz। ठीक है, तो आपकी रेडी स्टेट के अंदर तीन प्रोसेस हैं, रन स्टेट के अंदर एक प्रोसेस है, ब्लॉक स्टेट के अंदर तीन प्रोसेस हैं। टोटल आपके सिस्टम के अंदर तीन तीन छह सात आठ नौ दस 10 प्रोसेस हैं। लेकिन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी होगी? जो कि मेन मेमोरी के अंदर होगा। हमने पीछे देखा था कि मेन मेमोरी सिर्फ रेडी, रन और ब्लॉक स्टेट तक लिमिटेड है। जो प्रोसेस इन तीनों स्टेट के अंदर कवर होंगे सिर्फ वही मेन मेमोरी के अंदर आएंगे। तो 3, 4 और 3 7, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई इस सिस्टम की 7। ओके, अब हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देख लेते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कब होती है? जब भी कोई प्रोसेस अपनी स्टेट चेंज करता है, मतलब कोई रेडी से रन में गया या रन से ब्लॉक में गया, तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट को स्विच करता है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं? कॉन्टेक्स्ट हमने जाना था, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे होती है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे होती है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है जब आप एक प्रोसेस के कंटेक्स्ट को, कंटेक्स्ट किसे बोलते हैं? एट्रीब्यूट को बोलते हैं। आप लोड कर रहे हो एक स्टेट के अंदर, जैसे मान लो P1 आपकी यहाँ है, P1 को आपने यहाँ लोड कर दिया और जो यहाँ एग्जिस्टिंग कंटेंट थे उसे दूसरी स्टेट के अंदर सेव कर रहे हो। ठीक है, तो लोडिंग द कंटेंट ऑफ existing process and saving the content of another process is known as context switching। ओके, अब कॉन्टेक्स्ट मतलब एट्रीब्यूट जितने ज्यादा होंगे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो द हायर योर कॉन्टेक्स्ट आर द मोर योर कॉन्टेक्स्ट टाइम इज। ओके, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम होता है ना, ये एक ओवरहेड होता है सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सिर्फ बदलना है, दूसरे को इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन इस टाइम के अंदर कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है ना, तो ये जो टाइम होता है ये ओवरहेड होता है, जो कि अनडिजायरेबल होता है। ओके, द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज ओवरहेड ऑन द सिस्टम विच इज अनडिजायरेबल। ओके, इन ऑपरेटिंग सिस्टम there are 3 different scheduler। first one long term scheduler, short term scheduler and mid term scheduler। long term scheduler को हम job scheduler भी बोलते हैं। the job scheduler is responsible for creating and bringing the job from new state to ready state। okay, the job scheduler is also responsible for selecting the good combination of IO bound and CPU bound processes, so the overall throughput of the system can increase। the degree of multi-programming is controlled by LTS because it is responsible for bringing the new processes from new state to ready state, means from new processes to main memory। okay, then CPU scheduler or STS, short term scheduler, is also known as CPU scheduler। okay, it is responsible for selecting a job इन रेडी स्टेट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेडी स्टेट के अंदर एक जॉब को सिलेक्ट करने के लिए। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिड टर्म शेड्यूलर। जो मिड टर्म शेड्यूलर को हम मीडियम शेड्यूलर भी बोलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग द जॉब्स विच आर
suspended due to lack of resources. Okay. Lastly, dispatcher. It is responsible of loading the selected job to the CPU. The job which is selected by CPU scheduler is loaded through dispatcher to the CPU. Okay. The work done by dispatcher is also known as context switching. The operation performed by dispatcher is also known as context switching. Right? A system has n CPU processors. What is the maximum and minimum number of processes that can present in ready, run and wait state? Okay, now answer. Minimum, maximum, ready, run, wait. Okay, the minimum number of processes that can be present in ready state, minimum any, or minimum can be 0, maximum any number of. What is any? Any depends on the maximum degree of multi-programming. Okay, minimum number of process that is present in run state. मिनिमम कितने हो सकते हैं सीपीयू के अंदर? हो सकता है एक भी ना हो, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? हमारे पास एन सीपीयू हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम एन ही प्रोसेसर हो सकते हैं अलग अलग सीपीयू के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि हमारे पास एन सीपीयू है तो एन है। लेकिन अगर हमारे पास वन सीपीयू होता तो सिर्फ वन होते। वहां भी अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन कुछ अलग होता है, या मान लीजिए वन सीपीयू होता तो तब भी मैक्सिमम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पे ही डिपेंडेंट होता है रेडी क्यू, क्योंकि एक बार में एक से ज्यादा प्रोसेस हो सकते हैं रेडी क्यू के अंदर। ओके, वेट, वेट के अंदर भी मिनिमम 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम एनी नंबर ऑफ हो सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक से ज्यादा आईओ प्रोसेस, मतलब एक से ज्यादा प्रोसेस वेट कर सकते हैं आईओ के लिए वेट स्टेट में के अंदर। ठीक है, तो जो एनी है वो डिपेंड करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पर। process times, the process has various times like AT, CT, BT, TAT, WT, RT। ठीक है, AT stands for अराइवल टाइम। अराइवल टाइम, जिस टाइम पे वो प्रोसेस सिस्टम के अंदर आया, मतलब रेडी स्टेट के अंदर आया, मतलब मेन मेमोरी के अंदर आया, न्यू से रेडी, रन, रेडी, रन और वेट, ये सब सिस्टम कहलाया जाएगा, मतलब मेन मेमोरी कहलाई जाएगी। तो जिस टाइम पे जो प्रोसेस है वो रेडी स्टेट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार, उसको कहा जाएगा अराइवल टाइम। द टाइम एट विच द प्रोसेस इज इंट्रोड्यूस्ड टू द सिस्टम इज नोन एज अराइवल टाइम। ओके, CT, completion time, the time at which the process completes its execution is known as completion time। completion time। Okay, burst time, the time which required by the process to complete its execution is known as burst time। There is a difference between completion time and burst time। Burst time is the time which requires, and the completion time is the time at which it completes। Okay, turn around time, it is the time difference between completion time and arrival time is equal to turnaround time। Completion time minus arrival time is known as turnaround time। It is the difference between completion time and arrival time। Okay, it is basically the time in which the for which the process is present in the main memory। Okay, waiting time, waiting time, it is the difference between turnaround time and burst time। Okay, it is the time for which the process has to be wait
for complete its execution. Okay, it is obvious that for this time the process is in the main memory, and this is the time which is it require to complete its execution. So the difference among them is the time for it has to be wait. Okay, then response time, it is the time difference between first response minus AT arrival time. The time difference between first response and arrival time is known as response time. Okay, right.